हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम शब्द किसी भी स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि ये एग्जाम हमारे लिए परेशानियां लेकर के आते हैं। एग्जाम्स के डेज में हमें टेंशन होती है। किस बात की टेंशन और किस बात की परेशानी? तो सबसे पहली परेशानी तो ये कि हमें इसमें पढ़ना पड़ता है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, जो कि हमें मुश्किल लगता है। ठीक है, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुश्किल लगता है, लेकिन एग्जाम जो हमें अच्छे नहीं लगते ना, तो इन एग्जाम्स की इम्पोर्टेंस को आप ऐसे समझें कि ये एग्जाम्स ही हैं जो आपको जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। ये एग्जाम्स ही हैं जो आपकी मंजिल तक आपको लेकर के जाते हैं। ये एग्जाम्स ही हैं जो आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए हमें इन एग्जाम से डरना नहीं है, बल्कि अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना है या अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए, एग्जाम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एग्जाम्स दो तरीके से लिए जाते हैं या दिए जाते हैं। वो दो तरीके या दो टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स। ऑब्जेक्टिव टाइप की मैं पहले बात करूंगी। तो जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठते हैं, तो वहां मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे पहली जो आसानी होती है वो ये रहती है कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं नीचे, ऑप्शन देखने के बाद डिसाइड करना है कि हमें इसका आंसर पता है या नहीं पता। अगर पता है तो उन चारों ऑप्शंस में से हमें वो दिखाई देगा, और अगर नहीं पता तो काम और भी आसान हो गया। क्या करना है? तुक्का ही मारना है। तुक्का मारना तो आसान है ना? तुक्का मारना बिल्कुल आसान है। कैसे? हमें तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं आता, आप चारों में से कोई भी चुन लो। ठीक है, अब अगर तुक्का सही जगह पे लगा है तो इसका मतलब हमें मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर तुक्का सही जगह पे नहीं लगा तो क्वेश्चन हमें वैसे भी नहीं आता था। लेकिन अब परेशानी कहाँ आएगी? परेशानी वहां आएगी जहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसलिए हमें वहां पे फूक फूक के कदम रखना होगा, सोच समझ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की। अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, कॉपीज मैंने जो चेक की हैं, मैंने बच्चों को अपने आंखों के आगे आंसर्स लिखते हुए देखा है। तो आप ये देखिए, मैंने कुछ चीजें देखी हैं, कुछ नोट की हैं, और कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछी हैं। स्टूडेंट्स अधिकतर पूछते हैं कि मैम, हम एग्जाम में इतना कुछ लिख करके आते हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आते, या यूं कहें कि पूरा पेपर करके आते हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिखते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। तो बताइए मैम, क्यों नहीं आते मार्क्स? तो मैंने कुछ चीजें जो देखी हैं, बच्चे पूरा पूरा आंसर लिखते हैं। सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा की आप तैयारी जब करते हैं तो आप रातों को जागते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और परीक्षा में बैठे हुए भी आप 35, 36, 38 पेज की जो कॉपी मिलती है आपको, आप उसको पूरा फुलफिल करते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे आंसर्स लिखते हैं, जैसा प्रॉपर पढ़ाया गया वैसा ही लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं होता, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आते। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए, जिससे कि आप निबंधात्मक परीक्षा यानी सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जिस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वो है कि आपने अपनी आंसर शीट में बिल्कुल साफ साफ लिखना है। ठीक है, राइट वेरी नीट एंड क्लीन। देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राइटिंग कैसी है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आपकी राइटिंग आपके मार्क्स निर्धारित करती है, या आपके मार्क्स आपकी राइटिंग से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में अपना आंसर लिखते हुए बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में उसे लिखना चाहिए। हमारी आंसर शीट ऐसी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग में आपके आंसर्स लिखे होने चाहिए कि सामने पढ़ने वाला जो एग्जामिनर है, आपकी कॉपी चेक करने वाला, वो आपसे पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। देखिए, आप उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, आपकी कॉपी में आपकी राइटिंग उसके सामने प्रेजेंट है,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने ये सुना होगा। तो हम जब भी किसी कॉपी को उठाते हैं, मैं भी एक एग्जामिनर हूँ, मैं भी एक लेक्चरर हूँ, तो मैं क्या है किसी कॉपी को उठाती हूँ ना, तो जैसे ही मैं राइटिंग को देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि इस कॉपी में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आपकी राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर के हाथ में आपकी कॉपी आते ही वो खुश हो जाए, वो ये सोचे कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही सही और अच्छा अच्छा लिखा होगा, और वो अपना यही नजरिया लेकर के, अपनी यही थॉट लेकर के आपकी कॉपी को जांचना शुरू करे। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, राइट वेरी नीटली। एंड द सेकेंड थिंग, दूसरी टिप जो आपके लिए है, दूसरी बात जिसका आपने ध्यान रखना है वो है कि आपने ब्लू और ब्लैक दो पेन्स का यूज करना है। ठीक है, मैं जो बता रही हूँ उन्हीं पेन्स का आपने यूज करना है, ब्लू एंड ब्लैक पेन का आपने यूज करना है। आपने अपनी हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखना है और डिटेल को ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, और आपने रेड और ग्रीन पेन का या पिंक पेन का यूज नहीं करना। देखिए, आप ये सोचें कि एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी की एक एक लाइन पढ़ के चेक करता है, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है, हेडिंग्स को पढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर हेडिंग्स पढ़ता है तो डिटेल लिखे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हेडिंग्स पढ़ता है लेकिन डिटेल को भी देखता है। पूरी कॉपी को लाइन वाइज नहीं पढ़ता, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता है, लेकिन हेडिंग्स को देखता है, डिटेल को भी देखता है कि लिखी है, नजर जरूर मारता है वहां पे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए हेडिंग्स को। इसलिए हमें क्या है, हेडिंग्स लिखनी है ब्लैक पेन से, और जो डिटेल है वो लिखनी है ब्लू पेन से। और आपने पिंक, रेड और ग्रीन पेन यूज नहीं करना है। तो ये हो गई आपकी दूसरी ट्रिक, यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन्स। स्टूडेंट्स, जिस तीसरी बात का आपने ध्यान रखना है, या जो तीसरी टिप और ट्रिक है आपके लिए, वो ये है कि आपने अपने आंसर्स लिखते हुए वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। आपको पता है कि जब आप सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ भी कई प्रकार के प्रश्न होते हैं आपके सामने। जैसे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आंसर्स को आपने 20 और 50 वर्ड्स में लिखना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स को 100 to 200 वर्ड्स में देना होता है, और इसके अलावा कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो आपको 400 to 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है। कीप एन आई ऑन वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन। आपने क्या करना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। देखिए, अगर आप 50 शब्दों में जिस प्रश्न का उत्तर देना है उसको अगर 70, 80, 100 शब्दों में देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या, इसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तब क्या होता है कि लास्ट में जाकर के हमारे थोड़े से क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, या कोई थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, जैसे आधा हो पाया लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम हमें लास्ट में ना आए, और फिर लास्ट में क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। लास्ट के 5 मिनट का जब घंटा लगता है तो हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं कि फटाफट से लिखना है। तो ऐसे प्रेशर में हम ना आए, इसके लिए हमने ध्यान रखना है कि हमें अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में आपको ये बताया कि हमें क्या करना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, तो आपकी अगली टिप और ट्रिक क्या है कि आपको अपने समय सीमा को भी ध्यान में रखना है। जो आपको टाइम लिमिटेशन मिली हुई है, आपका पेपर 3 घंटे का है या 2 घंटे का है, तो उस हिसाब से आपने अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, जिससे कि आपको लास्ट में हड़बड़ाहट ना हो, घबराहट ना हो, और पूरे टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी 3 घंटे का, 2 घंटे का, जैसा भी आपका मैक्सिमम टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा पेपर कर पाएं, और उससे भी 5 मिनट पहले ही फ्री हो पाएं। तो इसलिए जिस तरह से आपने अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है आंसर्स देते हुए क्वेश्चंस के, उसी तरह से आपने ध्यान रखना है समय का भी। ठीक है, जो टाइम लिमिट मिली है उसका भी ध्यान रखना है। तो आपकी जो 3rd और 4th टिप है वो साथ साथ में काम करेंगी दोनों। क्या, कीप एन आई ऑन वर्ड लिमिट, और भी नहीं लगाऊंगी, एंड लगाऊंगी, एंड टाइम लिमिट व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो लास्ट टिप की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो हमारी जो लास्ट टिप है जिसका आपने ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास कुछ लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें 400 to 500 वर्ड्स में आंसरिंग करना होता है। तो उनको कैसे लिखना है, उनको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। वो 3 पार्ट्स क्या हैं, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद हमें मेन कंटेंट जो हमें पूछा गया है वहां पे उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है।
कैसे? जैसे मान लीजिए आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे आपसे पूछा गया है कि अनुकूलन के प्रकार बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि अनुकूलन होता क्या है, अनुकूलन कहते किसे हैं, फिर मेन कंटेंट में आप क्या करेंगे, अनुकूलन के प्रकार बताएंगे और इन द लास्ट आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। इसी तरह से मान लो आपके पास प्रश्न है कि बुद्धि के सिद्धांत समझाइए या बुद्धि के प्रकार बताइए, तब आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप पहले बुद्धि किसे कहते हैं ये बताएंगे, उसके बाद आप मेन कंटेंट पे आएंगे, जो आपके प्रश्न में पूछा है उसे लिखेंगे और इन द लास्ट आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। तो ये है आपकी 5th ट्रिक। तो आपने इन सभी टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है और परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब बच्चों, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी। अब मान लो आप मेरी इन टिप्स और ट्रिक्स का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, आप आंसर्स को याद ही नहीं करते हैं, तो मेरी टिप्स और ट्रिक काम नहीं करेंगी। मेरी टिप्स और ट्रिक क्या करेंगी, वो आप जो आप याद करोगे ना, फिर वहां पे अच्छे तरीके से लिखोगे, वो वहां पे मार्क्स दिलाएंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ये काम किए बिना आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, इसलिए आपने पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आई होप मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगी। इन द लास्ट, please like and share my video and subscribe the channel, and God bless you all. Thank you so much. All the best for your bright future.